हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम लोग केमिस्ट्री के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि लास्ट 10 ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है कि अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए प्रयुक्त विधि। सबसे पहले बात कि हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि यह अयस्क क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास एक चीज निकल के आता है जिसको कहते हैं खनिज। खनिज किसे कहते हैं? तो हम लोग पृथ्वी के अंदर से खुदाई के द्वारा प्राप्त ऐसे पदार्थ जिसमें धात्विक चीजें होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। पृथ्वी के अंदर से खनन के द्वारा प्राप्त धात्विक पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ठीक है, अब इस खनिज में क्या होता है ना कि खनिज में कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिससे कम खर्च पर हम अयस्क प्राप्त कर सकते हैं, मतलब धातु प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो खनिज है ना, दो तरीके से होते हैं, ध्यान देंगे। एक में ज्यादा खर्च लगेगा तब क्या प्राप्त होगा? धातु। खर्च ज्यादा। एक में क्या लगेगा? कम खर्च होगा और फिर उसके बाद क्या मिल जाएगा? धातु मिल जाएगा। ये याद रखेंगे। तो कम खर्च में यदि हम धातु की प्राप्ति कर लें तो वैसे खनिज को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क, अर्थात अयस्क को ओर कहते हैं, ORE। तो अयस्क किसे कहेंगे? तो वैसे खनिज जिनसे कम खर्च में आसानी से धातु की प्राप्ति हो जाती है, अयस्क कहलाते हैं। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर? दूसरा यहाँ पर क्या बात आता है कि अब अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अयस्क तो हम पूरा लिखेंगे नहीं, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कि अयस्क आपको धात्विक अयस्क में आपके पास एक हो सकता है कार्बोनेट अयस्क, आपके पास हो सकता है सल्फाइड अयस्क, आपके पास हो सकता है फॉस्फेट अयस्क, आपके पास हो सकता है कार्बोनेट अयस्क। ठीक है, ये सारे अयस्क के नाम है, अयस्क के प्रकार हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि उन अयस्कों को क्या करना होता है कि उन अयस्कों से हमें धातु प्राप्त करना है। अयस्क से क्या करना है? धातु प्राप्त करना है। तो अयस्क से धातु को प्राप्त करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, अयस्क से धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया, इसको कहते हैं धातु कर्म। क्या कहते हैं? धातु कर्म। इसको इंग्लिश में मेटलर्जी कहते हैं, शायद यही ना कहते हैं इंग्लिश में। अच्छा, याद रखेंगे कि धातु कर्म में सबसे पहला काम क्या होता है? धातु कर्म में हम अगर बांटे तो सबसे पहला काम इसमें होता है अयस्कों का सांद्रण। पहला क्या होता है? अयस्कों का सांद्रण। पहला तरीका है अयस्कों का सांद्रण। अब अयस्कों के सांद्रण की विधियां, कितनी विधियां हैं? तो उसी में आपको आता है कौन कौन? 4 गो विधि। कौन कौन? नाम बताइए। 4 ही नहीं होता है, इसके अलावा अनेकों होता है। अयस्कों के सांद्रित करने की विधियां जो हैं वो अनेकों हैं, जैसे हाथ से चूनना, जैसे गलनिक पृथक्करण, जैसे चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है, ये सारी विधियां हैं। फेन पलवन और गुरुत्वीय पृथक्करण, ये सारे आपको अयस्कों के सांद्रण की विधियां हैं। ठीक है, अब जब सांद्रण की विधि कर लेंगे तो दूसरा है सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। ये पढ़े थे हम लोग, ऑक्साइड में परिवर्तन। अब बात यहाँ पर भाई ये होती है कि अगर सांद्रित अयस्क है ना, तो अब सांद्रित अयस्क से अगर आपको धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करने के लिए 2 गो विधि था, याद है? कौन कौन सा? पहला था आपके पास जारण या भर्जन, और दूसरा क्या था? निस्तापन। लेकिन जारण और भर्जन में कंडीशन था। कंडीशन क्या था कि जारण और भर्जन जो था यह केवल और केवल सल्फाइड अयस्क को ही किसमें चेंज करता था? धातु के ऑक्साइड में। निस्तापन की बात करें तो निस्तापन किसको करता था? तो यह ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क को, ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क को। पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है? अब देखिए, तो ये है कार्बोनेट अयस्क को हम अगर ऑक्साइड में बदलें तो उसके लिए हमें निस्तापन करना होगा, और सल्फाइड अयस्क को अगर हम धातु के ऑक्साइड में बदलें तो उसके लिए हमें जारण करना होगा। एक को शायद रोस्टिंग कहते हैं और एक को कैल्सिनेशन बोलते हैं। ऊपर वाले को रोस्टिंग बोलते हैं, जारण या भर्जन, नीचे वाले को कैल्सिनेशन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे।
अब यहाँ पर क्या है कि सल्फाइड अयस्क जो है उसको यदि हम धातु में बदलते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करना है। यानी कि हम कह सकते हैं सल्फाइड अयस्क को जारण क्या है, तो हम कह सकते हैं कि अयस्कों से या फिर सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की वह विधि जिसमें सल्फाइड अयस्क को उसके द्रवणांक से कम तापमान पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसके कारण वह अयस्क धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, जारण। इसमें क्या कहेंगे कि सांद्रित अयस्क से धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन की वह विधि जिसमें ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि वो क्या ना हो जाए, हम सिंपल बोल सकते हैं जब तक गर्म किया जब तक कि वह द्रव में न बदले, ठीक है। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या, जिससे वो क्या हो जाती है, धातु के ऑक्साइड में बदल जाती है, जैसे हम निस्तापन करते हैं। ये प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर सांद्रित अयस्क से जब धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाएगा ना, तो फिर यहां से हो जाएगा धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कासन, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कासन। ये पढ़े थे। ये टोटल 4 प्रोसेस है। और चौथा नंबर क्या है भाई, चौथा नंबर जब धातु का निष्कासन हो गया तो धातु का शोधन, धातु का शोधन। ये टोटल प्रोसेस था। ये सारे प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर ये जो अयस्कों के सांद्रण की विधियां है ना, यही आपको इंपॉर्टेंट है, जिसमें हाथ से चुनना है, हाथ से चुनने के बाद है उसके बाद गलनिक पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, फेल पलवन, फिर से गुरुत्वीय पृथक्करण, फिर है उसके बाद निच्छालन, ठीक है, लीचिंग जिसको बोलते हैं। इतने सारे प्रोसेस हैं जिससे संबंधित सवाल एकदम बनते ही बनते हैं। अच्छा, धातु कर्म की क्रिया में कुछ टर्म यूज किए जाते हैं जिनका बहुत ही ज्यादा उपयोग है। अब धातु कर्म में क्या होता है कि अयस्कों से हम धातु प्राप्त करते हैं, तो अयस्क में कुछ ना कुछ अशुद्धियां होती हैं। उन अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि अयस्कों में उपस्थित अपद्रव्यों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, अब उस गैंग या मैट्रिक्स को निकालना है, तो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई ना कोई पदार्थ मिलाना होगा, ठीक है। तो अयस्कों में विद्यमान अशुद्धियों को अलग करने की विधियां क्या कहलाती है, अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण। फिर वहां पर आता है एक और चीज जिसका नाम है स्लैग, जिसको धातुमल कहते हैं। धातुमल किसे कहेंगे, तो धातुमल से पहले हम आते हैं गालक पर, जिसको सुद्रावक या प्रद्रावक या स्लैग कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गालक ही बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है कि अयस्क में कुछ अशुद्धियां ऐसे होती है ना जो गलती नहीं है, जो क्या होती हैं, गलती नहीं है। तो गलती नहीं है तो उसे गलाने के लिए क्या किया जाता है, कुछ बाहर से पदार्थ मिलाया जाता है, और उन्हीं पदार्थों को क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। यानी कि वैसे पदार्थ जो अयस्कों में उपस्थित अगलनशील अशुद्धियों को गलाने में मदद करते हैं, वैसे पदार्थ जो अयस्कों में उपस्थित अगलनशील अशुद्धियों को गलाने में मदद करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, गालक या द्रावक कहलाते हैं। दूसरा है आपके पास कि अब स्लैग यानी कि धातुमल क्या है, अच्छा इसको फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स इंग्लिश में याद होगा आपको। फ्लक्स किसको बोलते हैं, वैसे पदार्थ जिसको मिश्रित करने पर अगलनशील अशुद्धियां गल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, जिसको हम अभी बोले, एक को फ्लक्स बोले और एक को क्या बोले, स्लैग। स्लैग माने धातुमल होता है, धातुमल मतलब धातु का कचरा। तो कहता है कि जब हम फ्लक्स को मिलाते हैं तो फ्लक्स को मिलाने के बाद क्या होता है ना कि अशुद्धियां अलग हो जाती हैं, क्योंकि वो गल जाती हैं, और गलित अवस्था में वह पदार्थ धातु का मल या धातु का कचरा कहलाता है। इतना सारा चीज था। उसके बाद जारण भर्जन था, ये सारे टर्म थे। और इसी में एक और चीज आता है जिसका नाम क्या था, प्रगलन। प्रगलन क्या होता है कि धातु के ऑक्साइड में कोक या चारकोल को मिलाकर जब गर्म करते हैं तो धातु जो है वह क्या हो जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है, ये प्रगलन कहलाता है, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं। तो हमारे पास क्या है कि अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धि हटाना है। भाई पहले तो बात की चुंबकीय अशुद्धि, अशुद्धि कैसा है, चुंबकीय अशुद्धि है तो चुंबक का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहाँ पर किस विधि का प्रयोग करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण को मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बक्साइट किस धातु का अयस्क है। भाई अयस्क पूछ रहा है तो अयस्क आपके पास बहुत सारे होंगे, हर एक धातु का 2 या 3 या 4 अयस्क होते हैं। अगर बात करें बॉक्साइट की तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। और यदि हम आपसे पूछे कि एल्यूमिनियम के और 2 अयस्क कौन कौन से होंगे, तो एक होगा कोरंडम और दूसरा क्या होगा, क्रायोलाइट। दूसरा क्या होगा, क्रायोलाइट। ये ध्यान में रखना है, ठीक है।
सवाल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको दिमाग में जरूर बैठाना है। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? बोल रहा है ना कि जो गंधक होता है वह गंधक किस रूप में होता है? जैसे हाइड्रोजन H2 के रूप में होता है ना, अणु के रूप में, वैसे ही पूछा है कि सल्फर जो है वह किस रूप में होता है? तो याद रखेंगे सल्फर जो है S8 के रूप में होता है। S8 के रूप में, याद होगा आपको, ऐसे क्राउन का चित्र बना हुआ था, याद है? कुछ क्राउन का चित्र बना हुआ था, अगर आप गौर किए होंगे तो आपको जरूर मिला होगा। ये क्राउन के रूप में था S8, पता नहीं कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं पर हो गया। ठीक है, ऐसे करके बना होता है, ये ध्यान रखेंगे, जिसमें सल्फर होता है, सल्फर। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा हो गया, एक और कम किया जाए। अब देखिए तो कितना हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये क्राउन के रूप में होता है। ठीक है, तो क्राउन मतलब मुकुट के रूप में होता है, ये बात अब जरूर जानकारी में रखेंगे। ये हालांकि हम सटीक नहीं बना पाए हैं। इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पर एक सल्फर होता है, ऐसे होता है, और ये वाला सल्फर जो है ना ये कम ही होता है, ये एक ही बार में ऐसे जुड़ा होता है, ये ध्यान रखेंगे। ये अब एक हो गया, अब देखो तो गिनो तो कितना हुआ, 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये क्राउन के रूप में ऐसे इसकी संरचना होती है, तो एसिड हो जाएगा। कॉपर का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो कॉपर के निष्कर्षण की बात करें तो कॉपर का निष्कर्षण किस अयस्क से होगा? तो कॉपर ग्लांस से होगा। कॉपर ग्लांस, जिसको CuFeS2 कहते हैं, ठीक है, या कॉपर पाइराइट से होता है। ठीक है, तो अनेकों कॉपर के अयस्क हैं। पहला कौन कौन है? पहला है कॉपर पाइराइट, ठीक है, पाइराइट। दूसरा क्या है आपके पास? दूसरा है आपके पास कॉपर ग्लांस है, कॉपर ग्लांस है। उसके बाद है क्यूप्रम है, नहीं क्यूप्रम नहीं, एक और है कॉपर का, और है क्या हो सकता है? मैलेकाइट ना, चलो हटाओ, रहने दो। आगे कह रहा है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र। अच्छा, फास्फोरस का आणविक सूत्र पूछ रहा है। दरअसल हम इसको क्लियर कर दें, आणविक सूत्र कैसे बनाते हैं आपको मालूम होगा। ये रहा फास्फोरस। चलो, फास्फोरस से पहले हम हाइड्रोजन के आणविक सूत्र की बात करते हैं। हाइड्रोजन अणु के रूप में कैसे बना? ठीक है, तो याद रखेंगे कि हाइड्रोजन जो है अपने एक हाइड्रोजन के साथ H2 बनाता है। कैसे बनाता है? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको, इस प्रकार ये साझेदारी करते हैं और दोनों मिल गए, तो ये दोनों का अष्टक पूरा हो गया, इसलिए इसको क्या लिखते हैं? H2 लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार फास्फोरस होता है, और फास्फोरस के सूत्र की बात करें तो ये P4 होता है। क्या होता है? P4 होता है। P4 का मतलब, फास्फोरस में कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु, और 4 परमाणु आपस में अष्टक को पूरा करते हैं। अरे हम समझाते हैं। क्लोरीन जो है Cl2 हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि क्लोरीन के पास 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन के पास 7 बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 के पास कितना हो गया? 14 गो। तो 14 का हमें याद है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, याद होगा आपको, ऐसे और ऐसे। तो ये दोनों का 8 8 हो गया, 2 4 6 8, 2 4 6 8 हो गया दोनों का। तो इसी प्रकार फास्फोरस का भी बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें धातु निश्चित होता है। देखो भाई, अमलगम की बात करें, अमलगम इंग्लिश नेम ही है, पूछता है ना कि अमलगम क्या है, तो देखिए, किसी भी धातु के साथ पारे का मिश्रण, किसी भी धातु के साथ पारे का मिश्रण उस धातु का अमलगम कहलाता है। जैसे हम जिंक के अमलगम की बात करें तो जिंक में क्या होगा? पारा। फिर अगर बात करें सोने का अमलगम तो सोना में क्या होगा? पारा। यदि हम चांदी का अमलगम कहें तो क्या होगा? चांदी में पारा। तो ये बात ध्यान रखेंगे भाई कि यहाँ पर बोल रहा है कि अमलगम में एक धातु मिश्र एक जो मिश्र धातु है, इसमें एक धातु क्या है? निश्चित है। उस धातु का नाम है क्या भाई? पारा। और पारा का संकेत क्या है? Hg। और इसका एक अयस्क क्या है भाई? तो इसके एक अयस्क का नाम है सीने बार। क्या नाम है? सीने बार। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं है ना? सीने बार अयस्क है। सीने बार का भाई वो क्या है इसका रासायनिक सूत्र? तो HgS। तो ये क्या, कौन सा अयस्क हुआ? HgS कैसा अयस्क हुआ? सल्फाइड हुआ कि कार्बोनेट हुआ? सल्फाइड हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व के गुण धर्म का 2 या 2 से अधिक रूपों को दिखाना। भाई ये जो है कार्बन उसके यौगिक कहा गया कि किसी तत्व का जो गुण है वह एक नहीं 2 को दिखा रहा था, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे समावयवी कहते हैं। याद है? अच्छा, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा? समावयवी। समावयवी इसको इंग्लिश में क्या बोलते थे?
नहीं मालूम? चलिए देख लेंगे। अच्छा ये ध्यान रखेंगे, आइसोमर, जी बिल्कुल सही है, आइसोमर्स बोलते थे, ठीक है। तो समावयवी जिसमें बोले थे ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, 2 समावयवी होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मतलब उसका अणुसूत्र सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर के अलग अलग हो जाने से उसका गुण बदल जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे है कि किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ये पिछले चैप्टर का है। जिप्सम, जिप्सम को गर्म करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। फॉर्मूला CuSO4 × 2H2O, ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे है भाई कि विद्युत अपघटन में परिष्कृत धातु प्राप्त होता है। भाई ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकली है, हम बोले हैं ना कि विद्युत अपघटन की क्रिया, हम आज के सुबह में जो सवाल लिखवाए थे उसमें क्या लिखवाए थे कि विद्युत अपघटन की क्रिया से किन धातुओं को अलग करते हैं, लिखवाए थे। तो हम उन्हीं धातुओं को अलग करते हैं जो अत्यधिक क्रियाशील है, जो अत्यधिक क्रियाशील है। तो अब हम पढ़े थे कि विद्युत अपघटन की क्रिया में क्या होता है, एक धातु एनोड पर, दूसरी कहां जाती है, कैथोड पर। तो एनोड पर चूंकि प्लस होता है तो हमारे पास धातु कहां जाएगा, कैथोड पर, क्योंकि प्लस प्लस एक साथ तो जाएंगे नहीं। तो याद रखेंगे कि धातु के पास भी पॉजिटिव आयन होता है, प्लस होता है, तो वो चला जाएगा कैथोड पर और अधातु कहां आएगा, एनोड पर। तो यहाँ पर परिष्कृत धातु की बात कर रहा है तो धातु किस पर चला जाएगा भाई, एनोड, सॉरी कैथोड पर। कहां जाएगा, कैथोड पर। याद रखेंगे धातु जाएगा कैथोड पर, अधातु जाएगा एनोड पर, अधातु जाएगा एनोड पर। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है भाई, अगर धातु शुद्ध है तो बताइए वो कैसा होगा, चमक होगा कि नहीं होगा उसमें। अगर वह अशुद्ध रहता तो क्या होता, उसके ऊपर कोई ना कोई परत चढ़ जाता और उसका जो रंग है, लस्चरस जो है, वो क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। ये पॉइंट है। आगे देखे भाई, तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास कह रहा है कि धातु के पतले तार को तार के रूप में बनाए जाने का गुण क्या कहलाता है। याद है कि धातु को खींच खींच के तार के रूप में बदल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। और हिंदी में उसे बोलते हैं तन्यता। क्या बोलते हैं, तन्यता। आगे कह रहा है कि कुछ धातुओं को पीटकर चादर बनाते हैं। अरे वह गुण जिसमें धातु को पीटकर चादर के रूप में बनाए हैं उसे क्या कहते हैं, आघात वर्धन्यता। आघात का मतलब चोट देना, वर्धन्यता मतलब बढ़ जाना। तो वैसे पदार्थ जिसको चोट देने पर बढ़ जाए आघात वर्धनीय है, जैसे लोहा, चांदी, ये सारे जो है पीट कर इसे हम चादर बना सकते हैं, तो आघात वर्धनीय है। और आघात वर्धनीय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे अनु, आघात वर्धनीय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाँ मैलिएबिलिटी, ये ध्यान रखेंगे, आघात वर्धनीयता, ठीक है। चलिए देखो, 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है रानी, कितने होगा, 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। कितनी, 2 किलोमीटर लंबी, ये ध्यान रखना है। आगे है कि कौन सा पदार्थ अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, आयोडीन। आयोडीन और हीरा दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो आयोडीन और क्या हो जाएगा, हीरा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम के ऊपर मोटी ऑक्साइड की परत जमना क्या कहलाता है भाई, ये लास्ट में है धातु और धातु के लास्ट में जब संचारण पढ़ रहे थे तो हम वहां पर पढ़े थे कि धातु जो होते हैं, धातु के ऊपर जो परत होती है, कुछ ऐसे परत बनते हैं जिससे धातु की रक्षा होती है, और कुछ ऐसे परत बनते हैं जिससे धातु क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। तो जब धातु की रक्षा होगी ना तो उस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। याद होगा कि एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का परत जम जाता था जिससे एल्यूमिनियम का संचारण नहीं होता था, और उस प्रक्रिया को हम क्या कहते थे, एनोडीकरण। क्या बोलते हैं, हाँ इसे हम एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण याद रखना, एग्जाम में पूछता है परिभाषा के रूप में। आगे है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक, तो इसे ही याद होगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, क्रमांक मतलब परमाणु संख्या। पोटेशियम का 19। फिर अगर हम देखें तो कह रहा है कि ऑक्सीजन का को संकेत में क्या लिखते हैं, O2, O2 लिखेंगे, O लिखेंगे, संकेत है, केवल संकेत है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भाई, तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है, ये ध्यान रखेंगे। सोडियम क्लोराइड का गलनांक कितना होता है भाई, ये सोडियम क्लोराइड का गलनांक आपको हम नहीं लिखवाए हैं, याद रखेंगे 1074। गलनांक क्या होता है, अच्छा चूंकि हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो चलो सोडियम के कुछ गुण देख लेते हैं। सोडियम है 11 नंबर का तत्व, और इसमें 11 नंबर में जेड मतलब परमाणु संख्या कितने होंगे, प्रोटॉनों की संख्या कितने होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने होंगे,
11 ही होंगे। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका? परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान को ए से सूचित करते हैं और ये कितना होता है 23। अगर बात करें पोटेशियम की तो पोटेशियम को के से सूचित करते हैं और 19 नंबर का तत्व है द्रव्यमान। ये Z बराबर P बराबर E 19 ही होगा, मतलब परमाणु की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये 19 ही होगी। अच्छा, अगर बात करें इसके द्रव्यमान की ए की तो ये कितना होता है 40 होता है, 39 दशमलव समथिंग होता है, लगभग में हम इसे 40 मान सकते हैं। आगे है ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है, O होता है, और याद रखेंगे 8 नंबर का तत्व है, और 8 नंबर का तत्व है द्रव्यमान इसका 16 होता है, 15.999 होता है, तो ये इसको हम 16 मान लेंगे। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है कितने नंबर का तत्व है? 17 नंबर का है, तो Z बराबर P बराबर E कितना हो गया 17, और द्रव्यमान तो बताइए दिए, एक कितना है 35.5 है, एक कितना है 35.5 है। इसके अलावा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो क्या होगा 2 8 7 होगा। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7। याद है ना कि बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, और यदि बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसे ही हम संयोजकता कहते हैं, और अगर 4 5 6 7 8 6 7 तक रहे तो उसे हम कैसे निकालते हैं? 8 में से घटाकर। ये बात जानकारी में रखेंगे। हाथ तरीके पूरा खींच दल बनी का है अगल ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 1074 डिग्री सेल्सियस है, ये सेल्सियस में, ठीक है। आगे है कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कासन किस विधि द्वारा करते हैं? अभी इधर बताए हैं ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क को किस विधि से निष्कासित करेंगे? निस्तापन। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? निस्तापन। अच्छा, कैल्सिनेशन बोलेंगे। अगला है कि धातु को संक्षारण से बचाने के लिए क्या करेंगे भाई? तो अनेकों विधियां हैं, अनेकों विधियां हैं, हम जिसमें से कुछ विधि का नाम लिख रहे हैं, जिसको जस्तीकरण कहेंगे, जिसमें पेंट चढ़ाना कहेंगे, पेंट लगाना, ठीक है, या हम फिर कह सकते हैं तेल या ग्रीस लगाना, ग्रीज लगाना, या फिर हम कह सकते हैं एनोडीकरण। क्या कह सकते हैं? एनोडीकरण। ये सारी विधियां हैं, ठीक है। अच्छा, अगले सवाल की ओर बढ़ जाए क्या भाई? देखो अगले सवाल की ओर बढ़ जाए तो कह रहा है कि अयस्कों से धातु के निष्कर्षण की संपूर्ण प्रक्रिया, भाई अभी बताए थे अयस्क से धातु निकाल रहे हैं तो उसकी संपूर्ण प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? धातु कर्म। क्या कहलाती है? धातु कर्म। तो यहां पर कहलाएगी धातु कर्म, ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट की ओर बढ़ जाए तो कह रहे हैं सल्फाइड अयस्क से धातु की प्राप्ति किस विधि द्वारा करते हैं? सल्फाइड अयस्क रहा ये इससे हम ये जारण के द्वारा इससे क्या प्राप्त करेंगे? हम धातु की प्राप्ति करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा जारण। आगे है भाई एक अधातु का नाम बताइए जो ऊष्मा का सुचालक है किंतु विद्युत का कुचालक। उसका नाम है अबरख, याद होगा आपको, अबरख, ठीक है, याद रखेंगे। एथेन का आणविक सूत्र क्या? नहीं, जस्तीकरण की प्रक्रिया क्यों करते हैं भाई? तो संक्षारण से रोकने के लिए, संक्षारण से बचने के लिए, हो सकता है ना। आगे है भाई कि एथेन का आणविक सूत्र क्या है? तो एथेन का आणविक सूत्र जो देखें तो वो होता है C2H6, ठीक है, दुगुना से दुगो ज्यादा रहेगा हाइड्रोजन। आगे है एलपीजी गैस में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है? तो एलपीजी में मुख्य रूप से पूछे तो होगा ब्यूटेन, लेकिन उसमें तीनों होता है, कौन कौन? प्रोपेनो होता है, एथेनो होता है, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मेथेन को कहा जाता है भाई, मेथेन को तो अनेकों नाम से जाना जाता है। मेथेन को हम मार्स गैस कहते हैं, मेथेन को मार्स गैस कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं, धान से निकलने वाला गैस कहते हैं, धान के खेत से प्राप्त गैस कहते हैं, ठीक है, ये सारा जो है आपको मेथेन में आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं उधर, तो हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है, तो दोस्तों बीच में एरर आने की वजह से यहाँ पे वीडियो इंटरप्ट हो गया था, तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। वीडियो में बस आपको साउंड सुनाई देगा और वो सारे क्वेश्चंस आपको सुनाई देंगे, मैं लिख नहीं पाया हूँ क्योंकि वीडियो कट गया, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है कि कह रहा है कि कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। तो यहाँ पर सवाल जो है कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हमारा हाइड्रोकार्बन बनता है, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर में कि कार्बन तथा हाइड्रोजन के जुड़ने से बने बंधन को क्या कहते हैं?
तो हम बने बंधन से यौगिक जो होते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये हम यहाँ पे पढ़े थे कि 3 प्रकार के होंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जिसमें CnH2n+1 था एल्केन के लिए फॉर्मूला, CnH2n+2 था CnH2n+2 था एल्केन के लिए, CnH2n था आपको एल्कीन के लिए, और CnH2n-2 था एल्काइन के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। तो याद रखेंगे कि सरलतम हाइड्रोकार्बन जो होगा, तो इसमें अगर हम एल्केन में पूछे तो एल्केन में हो जाएगा CH4 यानी मीथेन, और अगर एल्कीन में बात करें तो एल्कीन में हो जाएगा CH2 यानी कि मेथिन, और अगर बात करें एल्काइन की तो एल्काइन में हो जाएगा आपको क्या, C2H2, जिसको एसिटिलीन या एथिलीन बोलेंगे, एसिटिलीन बोलेंगे या इथिलीन, इथाइन बोलेंगे, मिथाइन बोलेंगे, नहीं इथाइन ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट है आपके पास IUPAC का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो IUPAC जो है, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है, और हम जानते हैं कि इस अम्ल का प्रयोग हम बैटरी में भी करते हैं, तो इसे बैटरी वाला अम्ल भी कहा जाता है, बैटरी का अम्ल। इसके साथ साथ इसी को हम क्या कहते हैं, गंधक का अम्ल भी कहते हैं, और याद रखेंगे कि ये अम्ल तीव्र संक्षारक होता है। आगे है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह क्या है। तो दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उसका समूह होता है हमारे पास, बॉन्ड रहता है पहले, और बॉन्ड के साथ होता है COOH होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह जो हो जाएगा वो बॉन्ड COOH होगा। फिर कह रहा है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच बंधन होते हैं। तो देखिए इथिलीन जो है यही एसिटिलीन है, जो C2H2 इसका फॉर्मूला होता है, नहीं माफ कीजिए, इथिलीन जो है ये आपका एल्कीन है, और एल्कीन है तो एल्कीन है तो यहाँ पर याद रखेंगे C2H4 इसका फॉर्मूला होगा इथिलीन में। और इसमें अगर हम देखें तो एक सिंगल बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होते हैं ये आपको हम अन्य वीडियो में बता देंगे। अगला है कि CnH2n+1 किसका सामान्य सूत्र है। तो याद होगा आपको, जब किसी यौगिक का जो क्रियाशील समूह से जो यौगिक बनते थे, उन यौगिकों के अगर हम रासायनिक नाम की बात करें और उनके IUPAC नाम की बात करें, तो एक था रासायनिक नाम जिसमें हमारा होता था मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो ये जो मेथिल एथिल बन रहा था ना, प्रोपिल ब्यूटिल, ये सारे आपको क्या थे, एल्किल समूह से बनने वाले यौगिक थे। तो एल्किल समूह का सूत्र क्या होता है। तो एल्किल समूह का सूत्र होता है CnH2n+1, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है। अर्थात हमारा आंसर CnH2n+1 किसका सामान्य सूत्र है, तो एल्किल समूह का सामान्य सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। भाई जब इथेन का हम संरचना सूत्र बनाएंगे तो इथेन के संरचना सूत्र में क्या मिलेगा आपको देखने के लिए। तो इथेन के संरचना सूत्र में ये देखने के लिए मिलेगा कि मेथेन और एथेन, तो मेथेन के बाद होता है इथेन। तो मेथेन जो होते हैं एक कार्बन बीच में होता है, और 4 बॉन्ड जो होते हैं उसके अगल बगल में होते हैं, तो 4 और 1 कितने हो गए, 5। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है इथेन। तो इथेन में 2 कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन के बीच में एक बंधन, और साथ साथ में 6 जो हाइड्रोजन होंगे उनके बीच एक बंधन। तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7, यानी कि इथेन में 7 आबंध होंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट है आपके पास कि नीला थोथा का ईंधन में कितने सहसंयोजक इथेन में, ये तो बता ही दिए। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला थोथा को CuSO4 × 5H2O कहते हैं, अर्थात उसको नीला कशिश भी कहते हैं और इंग्लिश में ब्लू बिट्रोल भी कहते हैं। याद रखने वाली बात ये होती है कि कॉपर सल्फेट के साथ इसमें 5 अणु जल के अणु होते हैं, CuSO4 × 5H2O। अच्छा, वैसे ही एक लोहे के लिए भी बोला जाता है, लोहे के लिए शायद ग्रीन बिट्रोल बोला जाता है, उसका फॉर्मूला होता है FeSO4 × 7H2O। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाए। तो यहाँ पर होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, उसी को चूना पत्थर कहते हैं, उसी को हम खरिया भी कहते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, संगमरमर वाला जरूर याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ जाएं। तो अगला सवाल है नाइट्रोजन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होंगे। याद रखेंगे कि नाइट्रोजन
के जो अणु होते हैं वह N2 होता है, और N2 तब बनता है जब नाइट्रोजन अपने 3-3 अणुओं के बीच बंधन बनाता है, और जब 3-3 अणुओं के बीच बंधन बनाएगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे, तो वहां पर पूछ रहा है बंधन की संख्या, तो पूछ रहा है बंधन की संख्या, तो याद रखेंगे कि इसमें 3 बंधन होंगे, और ऐसे यौगिक को त्रिआबंध वाले यौगिक कहते हैं। चूंकि ये यौगिक नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं, अर्थात यह तत्व है। ठीक है, आगे बढ़ जाए तो चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है, और अगर बात करें नेक्स्ट सवाल, मोमबत्ती के रासायनिक सूत्र, मोमबत्ती का रासायनिक सूत्र होता है C25H52। ठीक है, ये याद रखेंगे। और आगे है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक, तो याद रखेंगे एक होता है एथेनॉल और एक होता है एथेनॉल। तो याद रखेंगे कि CHO जो होता है वो होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब हम नामकरण करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या जुड़ता है, अल जुड़ता है, और अगर एल्कोहल की बात करें तो उसके लिए आल जुड़ता है। तो एथेनॉल है, तो नाल है तो यानी कि आल जुड़ा है, आल जुड़ा है तो इसमें क्या हो जाएगा, एल्कोहल समूह, अर्थात हम कहेंगे OH क्रियाशील मूलक। अब ये क्रियाशील मूलक क्या होते हैं, तो याद रखेंगे कि क्रियाशील मूलक जो होते हैं यह वैसे समूह होते हैं जो किसी यौगिक के साथ जुड़कर न, या फिर हम ये कह सकते हैं ना कि किसी यौगिक का गुणधर्म जिस पर निर्भर करे वही क्रियाशील मूलक कहलाते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पर किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। अब पूछ रहा है किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होंगे, यानी कि आपसे पूछ रहा है ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, तो एसिटिलीन जो होते हैं या फिर एल्काइन जो होते हैं उसमें त्रिआबंध होता है। आगे है COOH अभिक्रियाशील मूलक है, तो COOH अभिक्रियाशील मूलक जो है इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर वैसे ही CHO जो है यह एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक है। और ठीक है, उसके बाद है बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6। और वैसे ही है सबसे कठोरतम तत्व के बारे में बात करें तो वो आपका हीरा होता है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।